सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हमारे अपवाह अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। कल हमने अपवाह के बारे में और नदी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। उसके आधार पर हमने दो भागों में बांट करके नदियों के तंत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। फर्स्ट थी हिमालय की नदियां और सेकंड थी हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार की। हिमालय की नदियों के तहत हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना था और आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। गंगा जो हमारी नदी है वो भागीरथी, जो इसकी मुख्य धारा है, वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हिमानी का मतलब होता है हिम की नदी, बर्फ़ की जो नदी है वहाँ से निकलती है। और अलकनंदा ये उत्तराखंड, ये एक नदी है की धारा है जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें आकर के मिल जाती है और गंगा नदी का विस्तार हो जाता है। और हरिद्वार के पास जो हरिद्वार जो स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये पर्वतीय भाग को छोड़ करके किस में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भाग में। और यहाँ आकर के हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। नदी तंत्र का निर्माण कब होता है, जो विभिन्न क्षेत्र के अंदर बहने वाली द्रोणियाँ अपना जल किसी मुख्य नदी द्रोणी में क्या कर देती है, मिला देती है। कौन कौन सी नदियाँ मिलाती हैं इसमें? यमुना इसकी मुख्य सहायक नदी है, घाघरा, गंडक और कोसी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है यमुना की सहायक गंगा की सहायक नदियों के बारे में आप क्या जानते हैं, या सिंधु की सहायक नदियों के बारे में आप क्या जानते हैं। गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है, यमुनोत्री से निकलती है यमुना। ये प्रश्न आ जाता है, यमुना नदी पर नोट लिखे तो ये कहाँ से निकलती है। गंगा नदी जहाँ निकलती है उसके दाहिने किनारे से यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में आकर के ये किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। उसके बाद घाघरा है, गंडक है, कोसी है, नेपाल, हिमालय, ये देखिए से निकलती है। और ये प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के बहुत से हिस्सों में क्या लेके आती है, बाढ़। क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होती है तो इसके अंदर प्रवाहित जल की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये नुकसान भी करती है तो उसके साथ ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी जो लेके आती है वो बहुत उपजाऊ होती है और कृषि योग्य भूमि का विस्तार करती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो नदियां हैं, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं और गंगा में मिलती हैं, जैसे कि चंबल है, बेतवा है और सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है और इनकी लंबाई भी कम होती है और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना में होती है। बाएं और दाहिने किनारे से सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व की दिशा में पश्चिमी बंगाल में फरक्का तक बहती है। क्योंकि ये फरक्का वो जगह है जहाँ पर गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया? गंगा नदी पर बांध। और उस बांध को किस नाम से जाना जाता है? फर्रक्का बांध के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पे कौन सा बांध है? फर्रक्का बांध है। उसके अलावा हुगली एक और वितरिका है जो कहाँ पर इससे अलग हो जाती है? पश्चिमी बंगाल में। ये देखिए आप, पश्चिमी बंगाल में फरक्का तक बहती है और गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहना शुरू कर देती है। और बाकी की जो गंगा होती है वो डेल्टा मैदान से होते हुए कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और मैंने आपको ये बताया भी था कि जो हुगली है, हुगली जो नदी है वो वितरिका है। और वितरिका किसे कहते हैं? जो किसी नदी के जल में से कुछ जल को लेकर अलग किसी क्षेत्र में अपने आप को बहना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। संगम देख लीजिए आप, देवप्रयाग के अंदर भागीरथी और अलकनंदा का, देखो कितना सुंदर और मनोरम है। उसके बाद में गंगा जो है वो दक्षिण में कहाँ बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिल जाती है। दोनों यहाँ पर जब मिल जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इनका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? मेघना। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, कई बार आ जाता है कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की तरफ जा कर के एक दूसरे से मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना।
और इनके द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उससे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। और इस डेल्टे की खास बात है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष भी पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी। इस कारण इस डेल्टे का नाम क्या है, सुंदरवन का डेल्टा। कई बार ये प्रश्न आता है बेटा कि सुंदरवन के डेल्टे का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा। तो सुंदरवन के डेल्टे के अंदर खारे पानी में पनपने वाला सुंदरी वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टे को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। और इसी डेल्टे के अंदर विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। और दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, जबकि सिंधु नदी की लंबाई कितनी थी, 2900 किलोमीटर। लेकिन कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो हम किसका नाम लेते हैं, गंगा का। क्योंकि सिंधु नदी बहुत कम क्षेत्र के अंदर भारत में बहती है, इसलिए सिंधु नदी को भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी की संज्ञा नहीं दी गई है। ये अंबाला से लेकर के, अंबाला जो नगर है वो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करता है। अंबाला के एक साइड में कौन सा नदी तंत्र है, सिंधु, दूसरी साइड में कौन सा है, गंगा। और अंबाला से लेकर के सुंदरवन डेल्टे तक मैदान की लंबाई जो है वो लगभग कितने किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर। और इसका ढाल मुश्किल से 300 मीटर है, यानी कि प्रति 6 किलोमीटर पे इसके ढाल में गिरावट कितनी आती है, 1 मीटर। और बड़े बड़े क्या बनते हैं, विसर्प यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो नदी है वो आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी मानसरोवर झील, जो तिब्बत में मानसरोवर झील है, जिसके एक और तो कौन सी नदी निकलती है, जल विभाजक का पता लग जाएगा अब आपको कि एक दिशा में, जो किस दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर, वो तो कौन सी नदी है, सिंधु। दूसरी किस ओर बहती है, पूर्व की ओर, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके बीच का जो है उसी क्षेत्र से निकल रही है, उसी सरोवर से निकल रही है। तो बीच की जो पहाड़ी है वो जल विभाजक का वहाँ पर क्या करती है, काम करती है। और इसकी लंबाई भी सिंधु से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ये मोस्टली कहाँ पर बहती है, भारत से बाहर, चीन में, तिब्बत में बहती रहती है। भारत में तो ये किससे टकरा करके भारत में प्रवेश करती है, नामचा बरवा शिखर। अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरवा शिखर है उससे टकराने के बाद ये किसका आकार ले लेती है, यू का, और भारत में टर्न कर लेती है। जैसे ये बरवा पर्वत है, सीधी आती है, इससे टकराती है और कन्वर्ट हो जाती है, और भारत में क्या कर देती है, प्रवेश। और अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बनाती है, यू अक्षर बनाती है। और अरुणाचल प्रदेश से गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग। कई नामों से जाना जाता, तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं, सांगपो। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। और यहाँ आकर के दिबांग है, लोहित है, कुछ नदियाँ हैं जो इसमें मिल जाती है, दिबांग, लोहित, केनुला, और दूसरी सहायक नदियाँ मिलकर के असम के अंदर ब्रह्मपुत्र का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये देखिए, सांगपो तिब्बत में कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। तिब्बत जो है एक बहुत बड़ा क्या है, शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत बहुत शुष्क क्षेत्र है और यहाँ से नदी में जल और सिल्ट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जब ये भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है तो इसमें जल और सिल्ट की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ये क्या करती है, बाढ़ भी ले आती है। और कई धाराओं में ये यहाँ पर जब बहती है तो नदी द्वीपों का भी क्या करती है, निर्माण करती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी भूमि में, इसी नदी के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम है मांजुली। कई बार आता है ये प्रश्न बेटा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप है, जो किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ये यहाँ कन्वर्ट कर दिया है मैंने। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप ये का नाम बताइए, तो कौन सा बताओगे आप, मांजुली। तो सारा साल जो है वर्षा ऋतु के अंदर नदी के किनारों के ऊपर बहती है और बाढ़ के कारण असम और बांग्लादेश में क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये तो थी हमारे पास सारी तीन के तीन नदी तंत्र, कहाँ से बहने वाले, हिमालय से बहने वाले। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियाँ। कौन सी नदियों के बारे में जानेंगे बेटा, प्रायद्वीपीय नदियाँ।
तो प्रायद्वीपीय भारत में जो जल विभाजक का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? पश्चिमी घाट के द्वारा, क्योंकि सारी की सारी मोस्टली जो नदियां हैं वहीं के आसपास से निकलती है और उन्हीं से टकरा करके अपने अपने दिशा को क्या कर लेती है? बदल लेती है। प्रायद्वीपीय भाग की महत्वपूर्ण नदी मैंने आपको बताई थी, एक महानदी, दूसरी गोदावरी, तीसरी हमारे पास कौन सी है? कृष्णा, और चौथी यहाँ पर कौन सी आ जाती है? कावेरी। और ये सारी की सारी नदियाँ किसकी ओर बहती है? पूर्व की ओर, क्योंकि जितनी भी नदियाँ भारत की पूर्व की ओर बहेंगी, पूर्व की ओर बहने वाली सारी नदियाँ कहाँ पर गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। किसकी खाड़ी में गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और जो पश्चिम में बहेगी वो किस में गिर जाएगी? अरब सागर में। पश्चिम में जाने वाली किस में गिर जाएगी? अरब सागर में। तो नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में। ये चारों नदियाँ कहाँ पर गिरती है? और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? अभी हमने पढ़ा था, डेल्टे का निर्माण करती है। डेल्टा का पता लग गया था ना, कि एक त्रिभुज की आकृति का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। तो नर्मदा और ताप्ती यहाँ की दो महत्वपूर्ण बड़ी नदियाँ हैं। ये पश्चिम की ओर बहती है और किसका निर्माण करती है? जवारा नदमुख का। और ये पाठ जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने थीम में आपको इन्हीं सभी शब्दों के अर्थ बहुत विस्तार पूर्वक समझाए थे। अब आपको ज़रूर पता लग गया होगा कि जवारा नदमुख क्या होता है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जवारा नदमुख, जब नदियाँ अपने मुहाने पर विस्तृत फैलाव ना लेकर के एक संकरी जल धारा से किसी भी सागर में गिरती है और ऊंचाई से गिरती है, तो वो एक खड्ड का निर्माण कर देती है। उस खड्ड को क्या कहते हैं? ज्वारा नद मुख। और वहाँ पर गिरने वाला जो जल होता है उसकी छटा बहुत निराली होती है, क्योंकि वहाँ से भाप सा निकलता है। बड़ा ही मनोरम वहाँ पर क्या होता है? दृश्य, जिसे धुआंधार प्रपात भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? धुआंधार प्रपात। अब हम बात करते हैं नदी द्रोणी नर्मदा की। तो मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक की पहाड़ी के निकट से निकलती है और पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश का मतलब होता है धंसना। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर दरारें आ जाती हैं घाटियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, और वहाँ से ये बह करके क्या होती है? निकलती है। समुंदर तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का भी निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सहलों से नदी गहरे गार्ज का भी निर्माण करती हुई बहती है और नदी तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जल प्रपात का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। और इस दौरान बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो इसके साथ मिल भी जाती हैं, लेकिन वो सारी क्या है? बहुत छोटी हैं। देखिए, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो इसमें से समकोण पर, अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में क्या है? मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में विस्तृत है और इसको बचाए रखने के लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश ने नमामि देवी नर्मदे एक योजना भी प्रारंभ की है। इसे आप नेट पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो नदी आती है वो हमारे पास आती है तापी। इसको तापी भी बोलते हैं और ताप्ती भी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों के अंदर जो पर्वत है वहाँ से निकलती है। सतपुड़ा के जो जंगल है वहाँ पर, सतपुड़ा जो है पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई भी क्या है? कम है। और ये भी मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरती है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का मैदान संकीर्ण है। पूर्वी घाट का थोड़ा सा फैलाव क्या है? ज़्यादा है, जबकि पश्चिमी घाट का फैलाव क्या है? कम। इसलिए इनकी लंबाइयाँ क्या रह जाती हैं? कम रह जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ताप्ती की सहायक नदियाँ तो साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार, ये नदियाँ जो है इन राज्यों में बहती है। साबरमती और माही जो नदी है वो गुजरात में बहती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और प्रायद्वीपीय पठार की ये सबसे बड़ी क्या है? नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी थी हमारे पास? 2900 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो नदी आई थी गंगा, उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 2500 किलोमीटर। और जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी थी उसकी जो लंबाई है वो 3000 किलोमीटर से भी क्या है? ज़्यादा है लगभग। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो किसका है? गोदावरी नदी का। और ये नदी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पूर्णा, वर्धा,
प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इसमें अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं, माजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, और बड़े आकार और विस्तार के कारण इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी द्रोणी आती है महानदी, जो उड़ीसा में से होती हुई, जिसके ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी? 860 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बहती है। और इसके ऊपर जो है एक बहुत विशाल लंबे बांध का निर्माण भी किया गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो द्रोणी आती है वो आती है कृष्णा और कावेरी। ये महाराष्ट्र के पास महाबलेश्वर एक स्थान है, वहाँ से निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर बहने के बाद ये भी किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो भीमा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, और एक तुंगभद्रा के बारे में। तो दोनों ध्यान रख लेना बेटा, ये तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, हैदराबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। इसकी द्रोणी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या है? फैली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास द्रोणी आती है वो कावेरी आती है, और इसका बड़ा विवाद रहा है जल का। केरल और तमिलनाडु के बीच और कर्नाटक के बीच बड़ा विवाद का कारण बनती है, और ये पश्चिमी घाट के अंदर ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुडलूर में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। और ये अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी जो है सहायक नदियां हैं, और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। और इसीलिए यहाँ पर इन तीनों राज्यों का क्या रहता है? विवाद रहता है इसके जल पे। और इसका एक सबसे बड़ा अच्छा काम ही एक जलप्रपात का निर्माण भी करती है कावेरी नदी। इसको शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? जलप्रपात है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त भारत के अंदर कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो क्या हैं? छोटी हैं। कुछ छोटी नदियां भी हैं, जैसे दामोदर है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है और स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा के ऊपर तो एक बहुत बड़ा जो है प्लांट भी लगा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र है बहुत बड़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आ जाता है हमारे पास झीलें, कि भारत के अंदर नदियों के बाद झीलें भी हैं जो किसके निर्माण में सहायक होती हैं? अपवाह तंत्र के निर्माण में सहायक होती है। इसके बारे में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।